नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल कचौरिया स्टडी पॉइंट पे। दोस्तों, अपने साइंस के जो टॉपिक पढ़ रहे हैं उसमें कक्षा 6, 7 और 8 की बायो अपने कंप्लीट कर चुके हैं। फिजिक्स और केमिस्ट्री अपनी अभी बाकी है। तो उसी में से अपने जो आज का अध्याय, ये कक्षा 6 का अध्याय 4 है दोस्तों, और जिसका नाम है प्राकृतिक रेशे। जितने भी कंपटीशन एग्ज़ाम में प्राकृतिक रेशे टॉपिक आता है उन सभी के लिए ये वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है दोस्तों। तो इस वीडियो को प्लीज़ पूरा देखिएगा। पसंद आए तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो दोस्तों, आज के जो इस अध्याय में अपने पढ़ेंगे दोस्तों कि रेशों का वर्गीकरण और पादप रेशे, जैसे कि रुई हो गई, जूट हो गई, मूंज हो गई, और सूती धागों की कताई, बुनाई, वस्त्रों की रंगाई और छपाई। इसके अलावा जो जांतव रेशे यानी जंतु रेशे हैं उनमें ऊन, रेशम और हमारे परिधान। इसके अलावा मौसम के अनुसार वस्त्रों का चयन, ये अपने इस अध्याय में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखिए दोस्तों कि हमारे घरों में काम आने वाले वस्त्र, कंबल, चादर, पर्दे आदि को ध्यान से देखिए। आप देखेंगे कि ये सभी भिन्न भिन्न प्रकार के कपड़ों से बने हैं। क्या हम इन कपड़ों में से कुछ की पहचान कर सकते हैं? आओ जानकारी करें। तो रेशों का वर्गीकरण पढ़ते हैं। इसके लिए गतिविधि देखिए। पहली, अपने आसपास किसी दर्जी की दुकान का भ्रमण कीजिए। दुकान में बचे हुए कपड़ों की कर्तन को एकत्रित कीजिए। प्रत्येक कपड़े की कर्तन को स्पर्श करके अनुभव कीजिए। इससे आप दुकानदार की सहायता भी ले सकते हैं। और कपड़ों पर सूती, रेशम, ऊनी व संश्लेषित के लेबल लगाइए। ये इसका चित्र दर्शाया हुआ है। अलग अलग कर्तन हैं, इनको इकट्ठा किया हुआ है। एकत्रित किए गए कपड़ों की कर्तन में से कोई ढीला धागा या रेशा खींचिए। ये धागे या रेशे किससे बनते हैं? आओ जानकारी करें। तो सबसे पहले अपने देखते हैं प्राकृतिक रेशा क्या होता है। वे रेशे यानी फाइबर जो पौधों और जंतुओं दोनों से प्राप्त होते हैं उन्हें प्राकृतिक रेशे कहते हैं, जैसे ऊन, कपास, पटसन, मूंज, रेशम आदि। और ये देखिए अलग अलग दर्शा रखी हैं चित्र में। कपास यानी रुई दर्शा रखी है, फिर ऊन दर्शा रखी है और रेशम दर्शा रखी है। दूसरे हैं अपने संश्लेषित या कृत्रिम रेशे। वे रेशे जो मानव द्वारा विभिन्न रसायनों से बनाए जाते हैं उन्हें संश्लेषित रेशे या कृत्रिम रेशे कहा जाता है, जैसे कि रेयॉन हो गया, डेक्रोन हो गया, नायलॉन हो गया। पादप रेशे देखें तो दोस्तों इसमें सबसे पहले पढ़ते हैं अपने रुई यानी कॉटन। रुई कपास पादप के फल से प्राप्त होते हैं। इसके फल नींबू के आकार के होते हैं। ये जब पूर्ण परिपक्व हो जाते हैं तो टूट जाते हैं और कपास तंतुओं से ढला बिनोला यानी कपास बीज दिखाई देता है। इस समय यदि कपास के खेतों को देखा जाए तो यह इतना सफ़ेद दिखाई देता है कि जैसे इसे हिम ने ढक लिया हो। कपास बीजों में से रुई प्राप्त करना देखिए दोस्तों कि सर्वप्रथम हस्तचयन प्रक्रिया द्वारा फलों से कपास के फलों को प्राप्त करते हैं। इसके पश्चात कंकतन द्वारा कपास को बीजों से पृथक करते हैं, जिसे कपास ओटना कहते हैं। हमें कपास के फल से रुई प्राप्त होती है। आजकल रुई प्राप्त करने के लिए मशीनों का उपयोग भी किया जाता है। दूसरा अपना जूट या पटसन। जूट या पटसन तंतु को पटसन पादप के तनों से प्राप्त करने के लिए सर्वप्रथम पटसन पादप को उसकी पुष्प अवस्था में ही काट लेते हैं। तो दोस्तों याद रखना है कि जो पटसन है दोस्तों ये तने से प्राप्त किया जाता है। फिर इसके तनों को कुछ दिनों तक जल में डुबोकर रख दिया जाता है, जिससे वे गल जाते हैं। इन तनों से पटसन तंतुओं को हाथों से पृथक कर लिया जाता है। इस प्रकार हमें जो तंतु प्राप्त होते हैं उन्हें वस्त्र या अन्य वस्तुओं में बनाने से पहले धागों में परिवर्तित करते हैं। जूट से पायदान, चटाई, बैग आदि बनाए जाते हैं। ये जूट से बनाई जाने वाली सामग्री है दोस्तों। फिर है मूंज। यह मूंज घास के पादप से प्राप्त होती है। इस पादप को वनस्पति शास्त्र में सेकेरम मूंजा कहते हैं। तो इसका जो नाम है ये सेकेरम मूंजा, ये भी आपको अलग से याद रखना है। यह एक बीजपत्री पादप है
यह सामान्यतः नागौर, बीकानेर, सीकर, झुंझुनू आदि, अजमेर आदि जिलों में पाया जाता है। मूंज के सरकंडों का उपयोग झोंपड़े, परंपरागत फर्नीचर जैसे कि मुड्डे, टेबल हो गई, सिरकी एवं इको फ्रेंडली खिलौने बनाने में किया जाता है। इसके रेशों से विभिन्न प्रकार की रस्सियों का भी निर्माण होता है, जिनका उपयोग ग्रामीण क्षेत्रों में चारपाई, कुर्सियाँ एवं सजावटी सामान बनाने में किया जाता है। राजस्थान के अजमेर जिले में मूंज आधारित कुटीर उद्योग द्वारा विभिन्न प्रकार की वस्तुओं का व्यावसायिक उत्पादन किया जाता है, जिससे आर्थिक सदस्यता प्राप्त हो रही है। अब अपने सूती धागे की कताई, बुनाई, वस्त्रों की रंगाई और छपाई ये पढ़ते हैं। वस्त्र बनाने के लिए तंतुओं का उपयोग होता है। तंतुओं को धागे में कैसे परिवर्तित करते हैं और प्रयोग करते हैं, तो सबसे पहले गतिविधि दर्शाइए। देखिए, आप छोटी सी रुई लीजिए और फिर धीरे धीरे उसके रेशों को लंबाई में खींचते हुए ऐंठते रहिए। ठीक इसी प्रकार जिस प्रकार दीपक के लिए बत्तियां बनाते हैं, आप देखेंगे कि एक लंबे पतले तंतु या धागे का निर्माण होने लगता है। ये देखिए चित्र में दर्शाया हुआ है किस तरीके से। अब पढ़ते हैं कताई। पादपों से प्राप्त तंतुओं से धागा बनाने की प्रक्रिया कताई कहलाती है। इसको याद रखना दोस्तों, एग्जाम में पूछी जाएगी ये सारी चीज़ें। कताई की प्रक्रिया में रुई के एक पुंज से धीरे धीरे रेशों को खींचते हैं और साथ साथ इन्हें ऐंठते रहते हैं, जिससे तंतु पास पास आ जाते हैं और धागा बनने लगता है। कताई के लिए एक सरल युक्ति हस्त तकुआ, जिसे तकली बोलते हैं दोस्तों, और एक अन्य युक्ति है जिसको अपने चरखे का नाम देते हैं, यानी चरखे का उपयोग किया जाता है। ये दोनों चित्र में दर्शाए हुए हैं, इनको भी आप अच्छे से याद रखना, इनके उपयोग पूछे जाते हैं। फिर बुनाई। बुनाई में धागे से वस्त्र निर्माण बुनाई द्वारा किया जाता है। बुनाई वेविंग व निटिंग द्वारा की जाती है। धागे के दो सेट को आपस में व्यवस्थित करके वस्त्र निर्माण की प्रक्रिया को वीविंग कहते हैं। तो वीविंग किसे कहते हैं, यह भी आपको अच्छे से याद रखना है, अपने नोट्सों में इसको अच्छे से नोट कर लेना। वस्त्रों की वीविंग हेतु कर्मघों का उपयोग किया जाता है। एकल धागे से वस्त्र निर्माण की प्रक्रिया को निटिंग कहते हैं। तो निटिंग और वीविंग किसे कहते हैं, यह आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। एकल धागे से तो निटिंग, और धागों के दो सेट से क्या बनेगी, वीविंग। निटिंग हाथों तथा मशीनों द्वारा की जाती है। अब वस्त्रों की रंगाई देखते हैं दोस्तों। अपने आसपास के किसी शहर या गांव में तालाब या नदी के किनारे रंग बिरंगे कपड़े सूखते देखे होंगे। इन वस्त्रों पर रंग कैसे चढ़ाया जाता है? क्या सभी प्रकार के वस्त्रों को एक ही प्रकार से रंगा जाता है? सूती कपड़े पर रंग पक्का करने के लिए क्या मिलाते हैं? एक ही कपड़े पर एक से अधिक रंग चढ़ाने हेतु रंगरेज क्या करता है? और कपड़े पर छपाई किस शैली में की जाती है, इनके बारे में अपने पढ़ेंगे। और सूती वस्त्रों की रंगाई के लिए विभिन्न प्रकार के रंजक काम में लिए जाते हैं। जिस रंग से वस्त्र की रंगाई की जानी है, उस रंग को थोड़े ठंडे पानी में घोल लेते हैं। घोले गए रंग को गर्म पानी में डाल देते हैं और थोड़ा नमक मिलाकर डंडे की सहायता से हिलाते हैं। अब इसमें वस्त्र को डालते हैं। डंडे की सहायता से 5-10 मिनट तक ऊपर नीचे करते हैं। अब पानी को ठंडा होने तक वस्त्र को रंग में भीगने देते हैं। तत्पश्चात वस्त्र को बाहर निकालकर पानी निचोड़ कर छायादार स्थान पर सुखा देते हैं। सूखने के बाद प्रेस कर लेते हैं। तो ये चित्र में दर्शाया हुआ भी है, एक रंगरेज है, ये कपड़े को रंग रहा है। ये देखिए दोस्तों, बंदेज है। राजस्थान व गुजरात राज्य में बंदेज के वस्त्र प्रचलित है। बंदेज द्वारा कपड़े पर आकर्षक डिजाइन बनाई जाती है। यह कार्य एक लघु उद्योग की तरह कम खर्चे में अधिक धन कमाने में सहयोगी बन सकता है। इसके द्वारा रुमाल, स्कार्फ, साड़ी, ब्लाउज, सलवार सूट, चुन्नी, चादर, पर्दे, कुशन आदि तैयार किए जाते हैं। बंदेज में रंगाई करने से पूर्व डिजाइन बनाने के लिए वस्त्र को धागे से बांध दिया जाता है। तत्पश्चात इसे रंगा जाता है। जिस स्थान पर वस्त्र को बांधा जाता है वहाँ रंग नहीं चढ़ता है। शेष पूरा वस्त्र रंगीन हो जाता है। यदि 2 या 3 रंगों में बंदेज बनाना हो, जैसे कुछ स्थान पर सफ़ेद, कुछ स्थान पर पीला व कुछ स्थान पर लाल रखना हो, तो बंदेज को हमेशा
हल्के रंग से गहरे रंग की ओर बढ़ाते हैं। हर बार अलग अलग रंग में रंगने के पश्चात वस्त्र को छाया में सुखाना पड़ता है तथा पुनः बांधकर रखना पड़ता है। अंतिम रंग रंगने के बाद वस्त्र को अच्छी तरह सूखने देते हैं। सूखने के बाद गांठें खोल देते हैं। गांठें खोलते समय धागे को जोर से नहीं खींचना चाहिए। बंदेज के वस्त्र पर हल्की गर्म इस्त्री करते हैं। इस प्रकार बंदेज का वस्त्र तैयार किया जाता है। ये चित्र में दर्शा रखा है दोस्तों बंदेज कार्य। अब एक और गतिविधि है वो देखिए दोस्तों। सफ़ेद सूती रुमाल लेकर अब उसके अलग अलग स्थानों पर मुंह के दाने धागे से बांध दीजिए। अब इसे किसी रंग से रंग कर सुखा दीजिए। धागों को खोलकर बंदेज देखिए। ये गतिविधि आप करके देख सकते हैं दोस्तों घर पे। अब वस्त्रों की छपाई पे अपनी चर्चा करते हैं कि राजस्थान में छपाई कला का सर्वोत्तम स्वरूप सांगानेर जयपुर में देखने को मिलता है। अच्छे से याद रखना है ये जो बातें मैं बता रहा हूँ वो। इसके अतिरिक्त जोधपुर, जैसलमेर, उदयपुर, बाड़मेर, भीलवाड़ा, पाली, बगरू, अकोला, चित्तौड़गढ़ आदि की भी छपाई कला में अपनी अलग पहचान है। इन सभी स्थानों पर ठप्पे द्वारा छपाई की जाती है। रंगाई व छपाई के लिए सफ़ेद कपड़ों व सूती वस्त्रों जैसे मलमल, लट्ठा तथा रेशमी वस्त्रों का ही उपयोग होता है। वस्त्रों को छपाई करने में प्रयुक्त होने वाली उपकरण में सबसे महत्वपूर्ण ठप्पा है। इसे बांत भी कहते हैं दोस्तों। ये लकड़ी तथा धातु के बने होते हैं। ठप्पे बनने के बाद इनको तिल्ली के तेल में रात भर डुबोकर रखा जाता है। सर्वप्रथम वस्त्रों की छपाई के लिए एक पात्र में रंग तैयार करते हैं। स्पंज को पानी से गीला करके अब तैयार रंग को स्पंज पर डालते हैं। इस ठप्पे को स्पंज पर रख देते हैं जिससे इसमें रंग चढ़ जाता है। ब्लॉक से कपड़े पर सही आकृति में तथा एक ही लाइन में छाप या ठप्पा लगाते हैं। इस प्रकार पूरे वस्त्र में या वस्त्र के किनारे पर ठप्पे लगाए जाते हैं। आजकल वस्त्रों की छपाई हेतु मशीनों का भी उपयोग किया जाता है। सूती कपड़ा कपास के माध्यम से बनता है। सूती कपड़े के अंतर्गत हम लट्ठा, रुपिया, वॉयल, पोपलिन, मलमल आदि को शामिल करते हैं। इनकी विशेषताएं क्या होती है सूती वस्त्रों की दोस्तों? ये वस्त्र ठंडे होते हैं। सूती वस्त्र है ये नमी सोखते हैं और इनमें रंगना है ये आसान होता है दोस्तों। अब पढ़ते हैं अपने जो एनिमल फाइबर है यानी जांतव रेशे हैं उनके बारे में पढ़ते हैं। जंतुओं से जो रेशे प्राप्त होते हैं उन्हें जांतव रेशे कहते हैं। ऊन तथा रेशम इसके उदाहरण हैं। किन किन जंतुओं से रेशे प्राप्त होते हैं और उन्हें किस प्रकार हमारे लिए उपयोगी बनाया जाता है इसकी जानकारी देखते हैं दोस्तों। सबसे पहले पढ़ते हैं अपने ऊन। भेड़, बकरी, ऊंट, याक, खरगोश आदि अनेक जंतुओं के बालों से ऊन प्राप्त होती है। इन जंतुओं के शरीर पर बालों की एक मोटी परत होती है जिससे शरीर गर्म रहता है। तंतु रूपी मुलायम बाल ही ऊन बनाने के लिए उपयोग में लिए जाते हैं। ऊन निर्माण की प्रक्रिया में देखें तो उपरोक्त जंतुओं से प्राप्त बालों को किस प्रकार ऊन में परिवर्तित किया जाता है ये अपने जानते हैं, यानी आओ जानकारी करें। रेशों को ऊन में परिवर्तित करना सबसे पहले देखते हैं। तो रेशों से ऊन प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है और इसका फर्स्ट चरण है सर्वप्रथम भेड़ के शरीर से बालों को उतार लिया जाता है। इसे ऊन की कटाई कहते हैं। यह प्रक्रिया सामान्यतः गर्मी के मौसम में की जाती है जिससे भेड़ों के शरीर पर बालों के सुरक्षात्मक आवरण के ना होने पर भी उन पर कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ता है। इन्हीं रेशों को संसाधित करके ऊन द्वारा धागा बनाया जाता है। और दूसरा चरण देखें तो भेड़ों से उतारे गए बालों से चिकनाई, धूल आदि को हटाने की प्रक्रिया अभिमार्जन कहलाती है। इसके लिए इन बालों को बड़ी बड़ी टंकियों में डालकर धोया जाता है। तीसरा चरण है विभिन्न गठन वाले बालों को अलग अलग करना छंटाई कहलाता है। बालों से छोटे छोटे कोमल व फूले हुए रेशे जिन्हें बर कहते हैं अलग कर लिया जाता है। फिर बालों को सुखा लेते हैं तथा पुनः अभिमार्जन कर इन्हें पुनः सुखा लेते हैं। इस प्रकार प्राप्त रेशे तथा ऊन को ही धागों के रूप में काता जाता है। चौथा चरण है इसका ऊन की भिन्न
रंगों से रंगाई की जाती है। और पांचवा चरण है रेशों को सीधा करके सुखाना और फिर लपेटकर धागा बनाना, रीलिंग कहलाता है। लंबे रेशों को काटकर स्वेटर की ऊन तथा छोटे रेशों को काटकर ऊनी वस्त्र बनाने के लिए उपयोग करते हैं। देश में कुछ भाग जैसे कि जम्मू कश्मीर के पहाड़ी क्षेत्रों में कश्मीरी बकरी तथा अंगोरा नस्ल की बकरियों से ऊन प्राप्त की जाती है। यह ऊन अधिक मुलायम होती है और इससे बनने वाली सोलें पश्मीना सोलें कहलाती है। ये आपको अच्छे से याद रखना है, अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है। हमारे देश के अनेक राज्यों जैसे हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, गुजरात आदि में भेड़ों को ऊनों के लिए पाला जाता है। इसके अतिरिक्त रेशम के धागे से वस्त्र या परिधान बनाए जाते हैं। आओ जानकारी करें। रेशम देखें दोस्तों, यानी सिल्क, रेशम प्राकृतिक रेशा है जो रेशम के कीट से प्राप्त होता है। रेशम कीट पालन या सेरिकल्चर देखिए दोस्तों, सेरिकल्चर किसे कहते हैं, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। रेशम प्राप्त करने के लिए रेशम के कीटों को पालना रेशम कीट पालन या सेरिकल्चर कहलाता है। रेशम कीट शहतूत के पौधे पर रहता है और उसकी पत्तियां खाता है। रेशम कीट का जीवन चक्र मोस्ट इम्पोर्टेंट है दोस्तों, चित्र में भी दर्शाया हुआ है, अच्छे से इसको समझिएगा और अक्सर एग्जाम में इससे डेफिनेटली क्वेश्चन बनते हैं। मादा कीट शहतूत के पौधों पर अंडे देती है। इन अंडों से इलियां या कैटरपिलर, जिन्हें लार्वा कहते हैं, निकलते हैं। ये इलियां शहतूत की पत्तियों को खाकर वृद्धि करती हैं। इनमें विशेष ग्रंथियां होती है जिसे रेशम ग्रंथि कहते हैं। यह ग्रंथि एक पदार्थ का स्त्रावण करती है, यानी एक पदार्थ स्त्रावित करती है। इलियां इस पदार्थ से धागे सदृश संरचना बनाती है और अपने चारों ओर लपेट लेती है। इल्ली के चारों ओर रेशम का धागा लिपट जाने से गोल संरचना बन जाती है, जिसे कर्मी कोश या कोकून कहते हैं। कर्मी कोश में इलियां प्यूपा अवस्था में बदल जाती है और प्यूपा रेशम कीट बनकर अपना जीवन चक्र पूर्ण करता है। रेशम कीट के जीवन चक्र की कोकून अवस्था को वयस्क कीट में परिवर्तित होने से पहले कोकूनों को धूप में या गर्म पानी में अथवा भाप में रखा जाता है। इससे रेशम के रेशे प्राप्त होते हैं। रेशम के रूप में उपयोगी धागा बनाने की इस प्रक्रिया को रेशम की रीलिंग कहते हैं। तो अच्छे से एग्जाम में पूछने वाला क्वेश्चन है दोस्तों, इसको याद रखना अच्छे से। फिर इन रेशों की कताई की जाती है जिससे रेशम के धागे प्राप्त होते हैं। इसके बाद बुनकरों द्वारा इन्हीं धागों से वस्त्र बना जाते हैं। हमारे देश का 90% रेशम उत्पादन कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु से प्राप्त होता है। चीन सर्वाधिक रेशम उत्पादन करने वाला देश है, तो ये भी आपको याद रखना है। रेशम वस्त्र की विशेषताएं क्या होती है? इनमें सलवटें नहीं पड़ती है, ये चमकीले व आकर्षक होते हैं और ये वस्त्र वजन में हल्के होते हैं। अब हमारे परिधान देखिए, इसमें कपास, रेशम, ऊन के रेशों से बने वस्त्रों का उपयोग राजस्थानी पोशाक के रूप में किया जाता है। त्यौहार, वैवाहिक समारोह एवं अन्य उत्सवों के समय महिलाओं एवं पुरुषों द्वारा पहने गए परिधान मन को मोह लेते हैं। महिलाओं व पुरुषों द्वारा पहने जाने वाले मुख्य परिधान चुनरी, धोती, कुर्ता, साफा राजस्थानी पोशाकें हैं। इसके अलावा मौसम के अनुसार वस्त्रों का चयन देखें तो गर्मियों में सूती वस्त्र पहनने चाहिए, क्योंकि गर्मियों में हमें ज़्यादा पसीना आता है। सूती वस्त्र इसे आसानी से सोख लेते हैं एवं शरीर को ठंडक प्रदान करते हैं। सूती वस्त्र में हवा का संचरण भी अन्य वस्त्रों की तुलना में बेहतर होता है। ये शरीर से चिपकते नहीं हैं। सर्दियों में हमें ऊनी वस्त्र पहनने चाहिए, क्योंकि हवा ऊष्मा की कमज़ोर वाहक होती है तथा ऊनी वस्त्र शरीर की ऊष्मा को बाहर वातावरण में नहीं जाने देते हैं एवं हमारे शरीर को गर्म रखते हैं। तो दोस्तों, इस तरीके से ये चैप्टर अपना कंप्लीट होता है। ये पाठ का सार है,
इसको वीडियो को पॉज करके आप ज़रूर देखिएगा। और अब इसके कुछ क्वेश्चन हैं वो करते हैं अपने। पहला क्वेश्चन है, रुई को भिनोले या बीज से हटाने की प्रक्रिया को कहते हैं। दोस्तों आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा इस पाठ में अपने जो सीखा है उसका। ए ऑप्शन है कताई, ब बुनाई, स ओटना और द अभिमार्जन। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ओटना। 2 नंबर क्वेश्चन है, प्राकृतिक तंतु का उदाहरण है। तो प्राकृतिक तंतु कौन सा है दोस्तों? ए रेयोन, ब नायलॉन, स रुई, द डेक्रोन। तो रुई है दोस्तों ये प्राकृतिक तंतु का उदाहरण है। तीसरा है जंतव तंतु का उदाहरण है। ए ऑप्शन देखिए कपास, ब नायलॉन, स ऊन और द पटसन। तो ऊन दोस्तों ये जंतव तंतु का उदाहरण है। चौथा है रेशम का रेशा किससे प्राप्त किया जाता है? तो ऑप्शन ए देखिए भेड़, ब बकरी, स ऊन और द रेशम कीट। तो दोस्तों रेशम के कीट से प्राप्त करते हैं, तो ऑप्शन द इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेशों से धागा बनाने की प्रक्रिया को कहते हैं। तो दोस्तों रेशों से धागा बनाने की जो प्रक्रिया होती है उसको रीलिंग कहते हैं। रेशम कीट को पालने को खालिस्तान कहते हैं, यानी रेशम के कीट को पालने की प्रक्रिया है दोस्तों, ये क्या कहलाती है? तो अच्छे से मैंने आपको कहा था याद रखने के लिए, सेरिकल्चर कहलाती है। नेक्स्ट है अपना, खालिस्तान के चारों ओर रेशम का धागा लिपट जाने से गोल रचना कर्मी कोश या कोकुन बनता है। तो दोस्तों किसके चारों ओर लिपटता है? जो इल्ली होती है उसके चारों ओर लिपट जाने से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इल्ली। 4 नंबर है, नायलॉन, रेयोन और डेक्रोन खालिस्तान के कुछ उदाहरण हैं। तो ये सारे के सारे दोस्तों किसके हैं? संश्लेषित रेशे के उदाहरण हैं। तो दोस्तों इस तरीके से ये अपना चैप्टर कंप्लीट होता है और आशा करता हूँ कि आपके अच्छे से समझ में आया होगा। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसको पॉजिटिव कमेंट के साथ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि ऐसी ही वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।